हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव क्लासेस में। देखते हैं 1 मार्च 2024 के जनसत्ता के प्रमुख हेडलाइंस क्या क्या है जो हमारे परीक्षा है तो काफ़ी उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा क्लास जब भी अपलोड किया जाए आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले जो प्रमुख हेडलाइंस फ्रंट पेज पे जो हम देखते हैं कि जो विश्व के अध्यक्ष कांग्रेस के 6 विधायक को अयोग्य करार दिया गया। अभी ये कहाँ पे हुआ है? ये आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। देखते हैं इसमें क्या बात कही गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इन विधायकों ने राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए हाल ही में हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। यानी कि क्रॉस वोटिंग क्या होता है कि आप जब ये वोटिंग कराया जाता है तो आप अपनी पार्टी के पक्ष में ना होकर के दूसरे पार्टी के पक्ष में वोट देता है, तब यहाँ पे अयोग्य घोषित कराया जा सकता है। उन्होंने वित्त विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हुए विधानसभा में बजट पर मतदान से परहेज किया था। इन्होंने क्या किया? बजट पर मतदान नहीं किया था, इसलिए ऐसा लाया गया था। देखते हैं किन कौन कौन है इसमें। राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा, इन 6 को अयोग्य घोषित किया गया है। अब ये इन 6 का कहना है कि हम जो है अब उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं कि क्या बात है। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री ने जो सूर्योदय योजना के बारे में बात की, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत जो बात है हाल ही में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब इसके विभिन्न राज्यों में इसे लगाने की क्रिया चालू की जाएगी। ऐसा गुरुवार को किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को पूरी तरीके से कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। अब इसकी जो योजना पर जो पूरा व्यय होने की खर्च होने के बाद कहा गया है कि 75,021 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। और इसकी सूचना जो है अनुराग ठाकुर जी ने दी है, जो हमारे क्या है प्रसारण मंत्री के तौर पे हम इन्हें जानते हैं। और साथ साथ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी उसमें वहाँ मौजूद रहे। देखते हैं कि सबसे पहला कहाँ पे लगेगा। अनुमानित है कि गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र। अब देखिए इसके साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के साथ साथ सेमीकंडक्टर संयंत्र भी लगाए जाएंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं सूर्योदय योजना में क्या है। सूर्योदय योजना में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में इसके लोकार्पण ये लगाया जाएगा। आप ये जान ले कि इस पे अलग अलग प्रकार के सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। जो लोग 1,45,000 रुपये के व्यय पे केंद्र सरकार उन्हें 78,000 रुपये की सब्सिडी देगी। जो 1,10,000 यानी कि लगभग 2 यूनिट के संयंत्र लगाएगा उसे सरकार 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी। वहीं जो 50,000 रुपये यानी कि 1 यूनिट संयंत्र का लगाएगा उन्हें सरकार 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। और विभिन्न सब्सिडी स्लैब्स अलग से दिया गया है, जिसमें कहा गया कि जिनके पास इनके कई रूल है, जैसे किसी के पास पैसा उपलब्ध है तो उनके बारे में केंद्र सरकार ने अलग से बात कही है कि उन्हें कुछ रुपये ही जमा करने पड़ेंगे। ये उन्हीं के लिए था जो सब्सिडी वाला बात। बाकी केंद्र सरकार इसकी खुद तय करेंगी कि किसे ज़रूरी है। आप इस वेबसाइट पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में क्या क्या कहा गया। हाल ही में 1.26 लाख करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर संयंत्र को अनुमति दी गई है। यह गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर लगाए जाएंगे, जिसमें गुजरात में 2 है और असम में 1 है। देखते हैं कहाँ कहाँ है। जो है इनके निर्माण के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प पीसीआई के साथ साझेदारी की गई है। यह संयंत्र की स्थापना गुजरात के धोलेरा में की जाएगी और इसमें 91,91,000 करोड़ रुपये के निवेश के बारे में बात कहा गया है, जो कि टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड
टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 27,000 करोड़ रुपये के निवेश से अगला असम के मोरी गांव में होगा। एक 91,000 करोड़ रुपये का कहाँ है? असम के धोलेरा में। दूसरा असम के धोलेरा में नहीं, गुजरात के धोलेरा में। जो दूसरा है असम के मोरी गांव में 27,000 करोड़ रुपये की लागत से। वहीं केंद्र ने इस बारे में बताया कि जापान की रेनिशा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन वो थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के फिर सानंद में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाया जाएगा। गुजरात में 2 गो है, एक धोलेरा में, एक सानंद में। इसकी लागत लगभग 7600 करोड़ रुपया 7,600 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर योजना के बारे में हम जानते हैं कि आज विश्व में लगभग सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो बनाने का काम करता है वो अमेरिका और चीन, ये 2 देश जो है विश्व में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर से बने चीज़ों का निर्माण करता है। अब इसमें देखते हैं क्या आता है। लगभग चिप्स सब जो होता है सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, जो कि वैश्विक उद्योग में बहुत ही सारा काफ़ी योगदान करता है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमारी सरकार ने 13 फरवरी 2024 को घोषणा की थी। देखते हैं इस बार चालू वित्त वर्ष की शुरुआती में 9 महीने में 13% घटा है प्रत्यक्ष विदेशी करते FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। यानी कि विदेशी देश के कोई भी कंपनी, कोई भी राज्य हमारे देश के बाहर से यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे FDI के तौर पे जाना जाता है। देखते हैं इसमें क्या मुख्य बात है। हाल ही में इसके बारे में पता चला है कि 9 माह में अप्रैल दिसंबर 2023 में 13% घटकर 32.03 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है, यानी कि FDI घट रहा है। वहीं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, वाहन और फार्मा क्षेत्रों में कम निवेश के कारण ये प्रत्यक्ष घटा, यानी कि इन सब क्षेत्रों में निवेश कम किया जा रहा है। वहीं देखते हैं कि अभी हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक फटकार लगाई है। उन्होंने राम रहीम को पैरोल नहीं देने की घोषणा की है, यानी कि जो वहाँ के हरियाणा की सरकार है, राम रहीम को बार बार पैरोल देने के बारे में बात की गया। हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ वहाँ पे के सरकार को पूरी तरीके से फटकार लगाया गया है और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश GSC संधावालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ के तौर पे सुनवाई की गई है। पैरोल क्या होता है? पैरोल सज़ा पूरी होने से पहले मुजरिम को, अगर देखिए पैरोल क्या होता है, किसी को कोई कैदी है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमारी है, दिल का बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी, उसे इलाज कराने के लिए उसे केंद्र सरकार से राज्य सरकार से पैरोल पे छूट दी जाती है कि आप वो बाहर जाके उस चीज़ का इलाज करा सकते हैं और उसे रीज़न बताना होता है वो क्यों बाहर जाना चाहते हैं। इसी के तौर पे पैरोल दिया जाता है, जिसके खिलाफ देखते हैं कि हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप इसे बार बार पैरोल क्यों दे रहे हैं, जबकि वो कोई रीज़न लगाएगा तभी तो, बिना कोई रीज़न का उसे पैरोल दे रही है सरकार। वहीं आगे देखते हैं आर्थिक वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 8.4% रहा है। देश में 2023-24 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 8.4% रही। वहीं विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक न्यूज़ से पता चला है कि अभी देश में हाल ही में तेंदुए की जो संख्या लगातार भारत में बढ़ रही है, अब 13,874 हो गई है। कैसे पता चला? अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है कि भारत में 2018 में जो 12,852 तेंदुए थे, अब 2022 में के आंकड़ों के अनुसार 13,874 तेंदुए हो गए हैं। वहीं इसकी जो संख्या है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, जो कि महाराष्ट्र में 2018 में 1,690 और 2022 में ये बढ़कर 1,985 हो गया है।
हो गई है, जबकि यही चीज़ कर्नाटक में देखें तो 1783 से अब 1889 हो गई है। वही तमिलनाडु में 868 से बढ़कर 1070 हो गया है। हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि भारत ने कई अलग अलग देशों से कई सारे जानवरों को मनाने के बारे में बात कही है और कई जगह से मंगाया भी जा रहा है। वहीं एक देखते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकार DDA द्वारा निर्मित पहले बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया गया, किसके द्वारा? उपराज्यपाल VK सक्सेना, दिल्ली के जो उपराज्यपाल है VK सक्सेना द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था, जो कि सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। ये क्यों लाया गया था, ये क्लास पिछले में हमने बताया था कि क्यों लाया गया था, क्योंकि एक जल मिशन के तौर पे इसे लाया गया था। उन्होंने केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जो VK सक्सेना जी है उन्हें ये चीज़ पारित करने नहीं दे रहे हैं, वे सत्ता में विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल की ये भूमिका नहीं होती है। वही देखते हैं कि उत्तर पूर्वी में क्या हो गया। 6 करोड़ रुपए की लागत से किया गया, जिसमें 1000 कुर्सी का एक हॉल और एक रेस्टोरेंट, रसोई, बुकिंग कक्ष, महिला और पुरुष शौचालय जैसी सुविधाएं मौजूद रहेगी। अभी हाल ही में एक मामले आया है कि दिल्ली में मिलाने संबंधी याचिका पर विचार से इनकार कहा गया है। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति ने इस पर जाहिर किया कि ये जो कहाँ के रहने बात है, देखते हैं पूरी खबर पढ़ते हैं कि गुरुवार को इनकार कर दिया गया। क्या इनकार कर दिया गया? दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पड़ोसी जो है मेरठ जैसे शहरों जैसे मेरठ, फरीदाबाद और गुरुग्राम को राष्ट्रीय राजधानी में मिलाने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया गया। इसमें कहा गया कि हमारा जो क्षेत्र है, मेन बात यह है कि हमारा जो क्षेत्र है कई सारे न्यायालयों से दूर पड़ता है, जिसके कारण हमें न्यायालय में पहुंचने में बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है कि दूर होने की जगह से हम जल्दी न्यायालय पहुंच नहीं सकते हैं और जल्दी कार्रवाई शुरू करने में भी फिर लेट होती है। तो इन सभी के कारणों से हमारे क्षेत्र के आसपास एक न्यायालय का गठन किया जाए, जिसमें दिल्ली सरकार के याचिकाकर्ता के इस क्षेत्राधिकार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात जो है कि संसद के सामने में आपको रखना चाहिए। सही बात है कि न्यायालय, कौन से न्यायालय कहाँ पे स्थापना किया जाएगा, इसकी ये अधिकार सिर्फ संसद के पास होती है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास होती है। देखिए क्या कहना है, याचिकाकर्ता का कहना है कि ये शहर अपने संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से बहुत दूर है। कौन शहर? मेरठ, फरीदाबाद, गुरुग्राम, और इसलिए इन्हें दिल्ली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि जो पंजाब के क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और यहाँ से जो है न्यायालय बहुत दूर है। अगर इसे दिल्ली के क्षेत्र के अंतर्गत मिला दिया जाए तो हम यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के लिए जालंधर में एक नया उच्च न्यायालय की स्थापित किया जाए, जिसके खिलाफ मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता में उन्होंने ये बात अच्छे से समझाई कि ये जो अदालत है, आप यहाँ पे इस बात को ही लेके क्यों आए हैं, ये संसद का विषय है, आप संसद के पास इसे लेके जाएं और मैं संसद के कार्य नहीं करता हूँ। इन्होंने अपने नाम के साथ विवाहपूर्व उपनाम, फिर से एक और केस देखते हैं कि एक विवाहपूर्वक उपनाम से संबंधित अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक महिला ने केंद्र सरकार की इस अधिसूचना को चुनौती दी है कि जिसमें कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला अपने नाम के साथ विवाहपूर्व उपनाम फिर से लगाना चाहती है तो उसे तलाक का आदेश या पति की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। और उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आप लोग इस पेज को ज़रूर पढ़ें। ये पेज आपको कई भी सारे एग्जाम में, जैसे कि UPSC, BPSC, कोई भी राज्य सरकार के एग्जाम में जो PCS एग्जाम होते हैं, उसके उत्तर लेखन में आपको ये बहुत सारे मदद करेंगी, जो कि साइंस सेक्टर के साइंस एंड टेक में जो है ये आपको काफ़ी योगदान करेगा। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर स्थित से
हवाई रक्षा के 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पहला परीक्षण किया गया 28 फरवरी को, जिस दिन विज्ञान दिवस था, और वहीं दूसरा परीक्षण किया गया 29 फरवरी को। इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है, राजनाथ सिंह ने दी। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? DRDO द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया है। वहीं एक मामले में आया है कि जाति धर्म के आधार पर कैदियों को अलग नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कहा है कि कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर हम अलग अलग नहीं रख सकते कि किसी को एक सेल में, किसी को दूसरे सेल में। ये हिंदू है तो सिर्फ सभी हिंदू को एक सेल में और सभी दूसरे सेल में। और आगे इसके बारे में अलग बात कही गई है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों के जेल में मैनुअल में कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग रखने का उल्लेख है और उन्हें जेल में उसी आधार पर काम सौंपे जा रहे हैं। देश का संविधान धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो कैदियों हैं, इनसे जो उनके सुधार के लिए इनसे कुछ कार्य करवाए जाते हैं ताकि वो उनमें कुछ सुधार आए, वो इस कार्य में संलिप्त हो जाए ताकि बाहर जाके भी वो अपने जीवन यापन सही ढंग से कर सके। इसी के लिए ये बताया गया है कि उन्हें जाति के आधार पर काम दिया जा रहा है। जो निम्न जाति का से बाथरूम साफ करना, जो उससे थोड़ा सा अलग है तो खाना बनाने देना, इस जाति के आधार पर कहा जा रहा है कार्य को नहीं देने के लिए, क्योंकि हमारा संविधान भी इस जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पाकिस्तान में नवाज शरीफ सहित निर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवानी द्वारा नेशनल असेंबली के सत्र को बुलवाकर ये दिया गया। वहीं देखते हैं कि भारत और मॉरिशस के बढ़ते संबंध के बारे में। भारत और मॉरिशस स्वाभाविक साझेदारी नरेंद्र मोदी के तौर पे देखते हैं। अभी मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में भारतीय सहायता गुप्त एक परियोजना का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने एक हवाई पट्टी की निर्माण करने की बात कही है। और वहीं देखते हैं कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देश समुद्री क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदारी मॉरिशस के अगाले द्वीप में भारतीय सहायता प्राप्त कर रही है। वहीं समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ावा देने के बारे में इन्होंने बात की कि इससे समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। वहीं देखते इस योजना के तहत किफ़ायती दायरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान की जाती है और मॉरिशस भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश होगा। और मॉरिशस की जो प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ वहाँ है। और वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है। वहीं देखते हैं कि चीन ने सुरक्षा परिषद में व्यापक अहम भूमिका पर जोर दिया गया। अभी चीन ने कहा है कि हम जो है भारत UN पर, देखिए हम लोग बार बार जान रहे हैं कि UN परिषद में जब भारत को शामिल करने के बारे में बात किया जाता है चीन वीटो लगाता है। चीन ने इस मामले को खारिज कर दिया कि उन्होंने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के प्रवेश को बाधित कर रहा है। ऐसा गलत है। उन्होंने इस मामले को क्या क्या खारिज कर दिया गया है। वहीं देखते हैं तूतीकोरिन संयंत्र को खोलने के लिए अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने के खिलाफ वेदांत समूह की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है कि वेदांत समूह ने एक याचिका दायर की थी कि ये तांबा गलाने वाले समूह को इसे बंद किया जाए क्योंकि इसके कारण से कई सारे प्रदूषण फैल रहे हैं, जिसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में क्या किया, खारिज कर दी है। वही एक मामला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये मामला एक जानकारी दी है कि दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश 6 माह के बाद अपने आप रद्द हो जाएगा। कहता है कि उच्च न्यायालय हो या उससे निचली अदालत हो, अगर ये कोई दीवानी और आपराधिक मामले में कोई बात करते थे ये 6 महीना के बाद अपने आप रद्द हो जाता है। वहीं देखते हैं किसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रिफरेंसिंग ऑफ रोड एजेंसी पी लिमिटेड के निर्देशक बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में 2018 में सुनाए गए एक फैसले को रद्द कर दिया गया, जिसमें 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालय सहित अदालतों द्वारा दिया गया स्थगन का अंतिम आदेश अपने आप निरस्त हो जाएगा जब तक वो कि उसे विशेष रूप से बढ़ाया ना जाए। हाल ही में राजस्थान सरकार के एक फैसले के बारे में उच्चतम न्यायालय ने
इसे मंजूरी दी है। भेदभावपूर्ण ये नहीं है, ये बात कही कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना के तहत ये बात कही गई कि जिनके पास 2 बच्चे हैं उन्हें ही सरकारी नौकरी के लिए योग्य माना जाएगा। अगर किसी के पास 2 बच्चे से ज़्यादा हो जाता है उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपनी मंजूरी दे दी है। और इस राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी वहाँ पे एक नियम ये नियम है कि वहाँ पे 2 बच्चे रहेगा तभी वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। देखते हैं ये मामले बारे में क्या होता है। 12 अक्टूबर 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों ये कई हद तक सही है कि क्योंकि जनसंख्या भारत में लगातार जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी भारत विश्व जनसंख्या में नंबर 1 के लिस्ट में आ गया है। धन्यवाद फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारा जो मुख्य न्यूज़ था आज का बस यहीं तक था। ये 1 मार्च का है और नेक्स्ट हम जो 2 मार्च का इसे कल अपलोड किया जाएगा, सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को इस तरीके से न्यूज़ नहीं चाहिए, डेली बाय डेली चाहिए, जैसे कि 2 तारीख का न्यूज़पेपर 2 ही को चाहिए, ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं। यानी कि अगर जैसे कि हम 1 का 2 तारीख को डालते हैं, 2 का 3 को, 3 का 4 को, अगर ये प्रोसेस सही नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि 2 तारीख का पेपर आपको 2 को ही चाहिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी